नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से महातूफान आ चुका है और देश की राजनीति के पुराने चाणक्यों को भी बड़ा झटका लग चुका है। एनसीपी वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार 35 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम का पद अजीत पवार को मिल गया है। लेकिन बाहर से दिखते महाराष्ट्र के इस सियासी महातूफान के अंदर की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तुम तो ठहरे परदेशी वाले गीत की वो पंक्तियां तो आपको याद ही होंगी। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान के लिए हर साल एक जैसा ही है। वर्तमान वाले साल में भी तूफान आया और बीते साल में भी तूफान आया था। पिछले साल यानी कि सन 2022 में भी यही महीना था, तपती गर्मी वाले जून का महीना। और एक साल बाद यानी कि 2023 में सिर्फ 2 दिन आगे यानी कि 2 जुलाई महाराष्ट्र में सियासी तूफान फिर से आया। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार महातूफान देश की राजनीति के पुराने चाणक्य कहे जाने वाले के घर पर आया, यानी कि तूफान शरद पवार के घर पर। तूफान की गति इतनी तेज थी कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक अपने साथ ले गया। तूफान की गति का वेग इसलिए भी अधिक था क्योंकि तूफान शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही लाए थे। चाचा को छोड़कर सरकार के साथ हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक थे, जिनमें से 35 विधायक अजीत पवार अपने साथ ले गए और विधायकों के अजीत पवार की तरफ जाने का सिलसिला अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। अब याद कीजिएगा वो दिन जब शरद पवार और अजीत पवार ने अपनी आत्मकथा के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग कार्यक्रम उद्धव ठाकरे की सरकार के गिर जाने के बाद किया गया था। तब शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे में अनुभव की कमी थी, वो राजनीतिक तौर पर सभी खबरों पर नजर नहीं रखते थे, इसलिए सरकार गिरी। और ये उनकी आत्मकथा किताब में भी लिखा है। साथ ही 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला चुके थे, बीजेपी को समर्थन देकर डिप्टी सीएम की शपथ भी ले चुके थे। लेकिन तब भी शरद पवार ने कहा था कि अजीत ऐसा करने वाले हैं, उनको इस बात की खबर नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या भतीजे अजीत पवार का एनसीपी को खोखला करके चले जाने पर शरद पवार आखिर क्या कहेंगे? क्या अभी भी शरद पवार को कुछ नहीं पता था, या पार्टी के टूट जाने पर यह समझा जाए कि शरद पवार की नजर भी राजनीतिक तौर पर हर खबर पर नहीं थी, और साथ ही क्या यूं समझा जाए कि खुद के घर तक पर नजर नहीं थी? लेकिन इसके पीछे की कहानी को भी समझिएगा। अभी 2 से 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2019 में सरकार बनने को लेकर शरद पवार से चर्चा हुई थी और इस बात को शरद पवार ने भी कबूल किया था। तो क्या यूं समझा जाए कि यह सब कुछ शरद पवार के इशारे पर ही हुआ है, क्योंकि शरद पवार शायद दोनों हाथों में लड्डू लेने की नीति पर ही काम कर रहे हों, जैसे 2019 में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने पर एनसीपी समर्थकों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। पार्टी समर्थकों ने एनडीए सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टरों पर काली स्याही पोती और उसके खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से नेताओं के पोस्टर पर कार्यकर्ता स्याही पोतकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता लगातार पोस्टर्स पर स्याही पोतकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और आप कार्यकर्ताओं की तादाद भी देख सकते हैं कि किस कदर अब पोस्टर्स पर स्याही पोतने के जरिए अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और सरकार में शामिल होने के बाद पार्टी नेताओं के पोस्टर पर काली स्याही पोतकर और उनके खिलाफ नारेबाजी चलती रही और उसके बाद कुछ ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नेता के पोस्टर पर कार्यकर्ता स्याही पोतकर अपना गुस्सा किस कदर जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगा लेकर ये पोस्टर्स पे स्याही पोतकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि इस दर से एनसीपी समर्थकों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। लगातार पोस्टर पर काली स्याही पोती जा रही है और इसके साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया जा रहा है। एनसीपी नेता अजीत पवार बगावत करते हुए 35 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार अब राज्य के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। पवार ही नहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। माना जा रहा है कि करीब 35 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है। एनसीपी नेता अजीत पवार बगावत करते हुए 35 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोडे, आदित्य तटकरे और धर्मराव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। सूत्रों के अनुसार अजीत पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उनके सहयोग में करने के लिए शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी की दृष्टि को समर्थन देने के लिए एनसीपी के अजीत पवार और उनके साथ के नेता आए हैं। महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है। ये समीकरण महाराष्ट्र और आगे लेकर जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। आज एनसीपी के कई विधायक शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में हुआ ये सियासी उलटफेर आखिर आगे चलकर क्या रुख लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर विपक्षी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उस पर इतनी दरारें और उलटफेर आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले न सिर्फ एनसीपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बदल गया है। एनसीपी नेता अजीत पवार पार्टी से बगावत कर शिंदे सरकार के साथ चल दिए हैं। ऐसे में अब केंद्र की राजनीति पर भी एक कड़ा असर पड़ने वाला है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली है। रविवार की छुट्टी के बीच अचानक से एक बड़ी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। एनसीपी नेता अजीत पवार बगावती तेवर अपनाते हुए 30 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। ऐसे में अब सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से इतर केंद्र की मंत्रिमंडल को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी कोटे से केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। अब तक के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के कुछ सांसद भी अजीत पवार के साथ हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल पहले से ही बगावती तेवर अपनाते थे। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। सरकार यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है और अगर एनसीपी सांसदों का साथ मिलता है तो सरकार की राह और आसान हो जाएगी। साथ ही राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत जुटाने में आसानी होगी। एनसीपी के 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद अजीत पवार के साथ हैं। ऐसे में अब अजीत पवार पार्टी प्रमुख भी बन सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो शिवसेना के बाद अब एनसीपी भी महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग खत्म हो जाएगी और एक नया दल एनसीपी का स्थान लेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र के विकास के साथ हैं और पवार ने कहा कि मैं विकास के लिए काम करूंगा। सरकार में और भी मंत्री शामिल होंगे, जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहां के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहां के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े वो प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। बाकी के हमारे सीनियर नेता और नया भी कुछ लोगों को हमने आज तक इस गवर्नमेंट में लेडी को प्रतिनिधित्व नहीं था, आगे शायद वो देंगे। इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि ये प्रक्रिया चल रही थी, हमने पहले से इस पूरे बारे में पता था। एकनाथ शिंदे के ऊपर जो जिसे कहेंगे डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही थी वो जल्द ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो थे वो डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और अभी कुछ दिनों में महाराष्ट्र को एक और सीएम मिल जाएगा। उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लग रही थी सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। उनके साथ 16 विधायक जो शिवसेना से फुट कर गए थे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और सरकार अनस्टेबल हो जाएगी। उसके लिए ये नया सपोर्ट दिया है। और मैं और एक बात कहता हूं, अभी चंद दिनों में महाराष्ट्र को और एक आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का लोन दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के काफी गिड़गिड़ाने के बाद आईएमएफ ने उसकी मदद की है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा आर्थिक हालातों से गुजर रहा था और कोशिश कर रहा था कि आईएमएफ से कुछ मदद मिल जाए। एक दिन पहले आईएमएफ ने उसे $3 अरब का लाइफलाइन दिया और पिछले कुछ महीने से पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही थी। बता दें कि पाकिस्तान को यह पैसा एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी के तौर पर नहीं दिया गया है। आईएमएफ ने इमरजेंसी बेल आउट करने की कोशिश की है। उसने पाकिस्तान इमरजेंसी पैसा देने की कोशिश की है, नहीं तो पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो सकता था। बीएमपी सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश मजबूत होगा और आपसी भाईचारा बढ़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के खिलाफ नहीं है, लेकिन बीजेपी के इसके लागू करने के तौर तरीके से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि भारत में विभिन्न धर्मों का मानना है और लोग उसे मानते हैं और तौर तरीके और रस्म रिवाज हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो देश मजबूत होगा, साथ ही लोगों में भाईचारा भी पैदा होगा। हमारी पार्टी इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन भाजपा के इसको लागू करने के तौर तरीके से सहमत नहीं है। मायावती ने कहा कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी लागू करने के लिए जो वर्णन है, लेकिन थोपने के लिए वर्णन नहीं किया गया है। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति बनी रहनी चाहिए, जो कि श्रेष्ठ है। मायावती ने कहा कि यूसीसी के मुद्दे पर राजनीति ठीक नहीं है। अगर बीजेपी इसे सही तरीके से लाती है तो हम साथ हैं, नहीं तो हम इसका विरोध करेंगे। मायावती ने कहा कि इसे लागू करने के लिए बीजेपी की संकीर्ण राजनीति देखने को ज्यादा मिल रही है। मायावती ने कहा कि इसे धार्मिक पक्षपात नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूसीसी पर बीजेपी को समर्थन मिलने की उम्मीद है। पीयूष गोयल ने कहा कि कई पार्टी बीजेपी का यूसीसी पर समर्थन करेंगी और हम क्रॉस पार्टी समर्थन भी मिलेगा। मेरे पास पूरी मेजॉरिटी है और मुझे लगता है कई और पार्टियों में भी ऐसे नेता हैं जो इसको चाहते हैं, जो देशभक्त के हिसाब से चिंता करते हैं कि देश को बांटना नहीं चाहिए, देश को जोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कई पार्टियां भाजपा का समर्थन करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करेंगी और ऐसे पूरे देश को एक गठबंधन में बनाने के लिए जो प्रयास है वो सराहनीय है और उसके लिए सीतापुर थाने में महिलाओं की पिटाई मामले पर पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। रामपुर मथुरा इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। इंस्पेक्टर राम अवध चौहान और मुंशी कमलेश यादव निलंबित कर दिए गए हैं। महिला सिपाही रचना चौधरी पर भी निलंबन की गाज गिर चुकी है। थाने में महिलाओं की पिटाई का मामला सुर्खियों में आ चुका है। पुलिस अधीक्षक खुले और इसी के साथ सुशील चंद्र भान ने जांच बैठा दी है। जांच में जिम्मा एसपी दक्षिण एनपी सिंह को सौंप दिया गया है और एसपी दक्षिण एनपी सिंह को जांच में पुलिसकर्मी दोषी पाए गए थे। 2 भाइयों की लड़ाई के बाद घर में महिलाएं थाने पहुंची थी। आरोप है कि थाने में फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। फरियादी महिला ने बंद कमरे में पिटाई का आरोप लगाया। मामले की जांच किस कदर सामने आई है। सीतापुर थाने में महिलाओं की पिटाई का मामला सामने आया, जिसमें महिलाएं पुलिस थाने पहुंची जहां पर अपनी फरियाद लेकर, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद अब उन पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग लगातार जारी है और इसको लेकर एक जांच कमेटी बिठा दी गई है जो इनके निलंबन की कार्रवाई करेगी। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दूल्हे को स्टंट करना भारी पड़ गया है। पुलिस ने कार्रवाई की है और दूल्हे का गाड़ियों से स्टंट करने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने दूल्हे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 गाड़ियों को भी सीज कर लिया है। सैद नगली थाने क्षेत्र के गलसुआ में मामला ये बताया जा रहा है। तो इसी के साथ अब अगली खबर में बढ़ती है, जहां पर गाजियाबाद के मसूरी थाने इलाके में नाहल की झील पर अपने दोस्तों के साथ नहाने आया 15 वर्षीय किशोर मुशीर गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से पुलिस किशोर की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि मसूरी थाने क्षेत्र के नहल झील एक बार फिर से मौत की नहर साबित हुई है, लिहाजा मसूरी की झील में लोगों के डूबने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कुछ समय पहले भी 2 युवकों के डूबने से वहां पर शव पानी में बरामद किया गया था, जिसके बाद अब एक और मामला सामने आ चुका है। यूं तो सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली पुलिस पर किसी न किसी वजह से दाग जरूर लग जाता है। वहीं कानपुर देहात की पुलिस की बात करें तो यहां की पुलिस अपराधियों पर कानून का राज कायम करते हुए है और ये वजह है अभी तक एसपी के 7 महीने के कार्यकाल में कई मुठभेड़ हुई है, अपराधियों और पुलिस के बीच हो चुकी है और जिसमें अपराधियों पर जवाबी फायर करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक बार फिर देर रात कानपुर देहात पुलिस के अलग अलग थाने क्षेत्रों में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में बता दें कि 3 अपराधियों को जवाबी फायर करते हुए ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपका नाम क्या? बब्बू। कहाँ से आ रहे हैं? हम रहने वाले रसूलाबाद के आए क्या बात? क्या घटना हुई आपस में? क्या घटना हुई आपस में? गोली मार दी। आज रात्रि चेकिंग के दौरान प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा जब गुरदही बुजुर्ग के पास संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वाहनों की तलाश के लिए निकले हुए थे, तभी यही गुरदही बुजुर्ग की पुलिया पर 3 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिन्होंने जैसे ही पुलिस की गाड़ी दी तो मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया। इस क्रम में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। 2 व्यक्ति कच्ची
गली की ओर भागने लगे। पुलिस ने उनको जब पीछा किया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किए गए। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिससे 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी और जब इनसे पूछताछ पड़ताल की गई तो यह बबलू जो बिल्हा रसूलाबाद का रहने वाला है, दूसरा व्यक्ति संदीप रमऊ थाना राजपुर का रहने वाला है। भागे हुए व्यक्ति की पहचान भूरा भिंड के रूप। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व और इसकी महिमा? आखिर क्या कैसे एक गुरु भव सागर में आपकी नैया पार लगा सकता है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे ही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस दोहे में गुरु को साक्षात त्रिदेव कहा गया है, अर्थात जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। गुरु जिसके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। गुरु अपनी शिक्षा से अपने शिष्यों को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के शिक्षा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की कृपा से ही इंसान परमेश्वर के स्वरूप को पहचान पाया था। उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने का विधान है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रत्येक रिश्ते के प्रति आदर भाव है, प्रत्येक संबंधों के प्रति आदर भाव है, चाहे वो माता पिता हो, भाई हो, भाई की पत्नी हो, हमारे और नातेदार हो, सबके प्रति कहीं न कहीं बड़े सम्मान के साथ एक संबंध स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन गुरु के प्रति जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो भक्ति की बात भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इसी क्रम में आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तभी से इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। इसी दिन कई उपनिषद, कई पुराणों का, कई उप पुराणों की रचना पूर्ण हुई थी तथा महाभारत का जो रचना हुआ था वह इसी दिन पूर्ण हुआ था। इसी कारण से इस तिथि को भारतीय सनातन संस्कृति में श्रेष्ठ माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। गुरु देव हैं, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु निष्ठा है, गुरु परम धर्म है। यह संस्कृति हमें बताती है, यह हमें ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के ही माध्यम से। साल की सभी पूर्णिमाओं में से इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।